हेलो एवरीवन, आपका जेई 45 डेज क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सिलेबस है आपका जेई मेन 2024 का, जो कि थर्मोडाइनमिक्स का है। सो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस, डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स, डेल्टा जी ऑफ द सिस्टम एज क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी जिसको हम बोल देते हैं, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इन सारी बातें जो है वो सिलेबस में है। और आप देख सकते हैं जो अप्रोक्स वेटेज है वो 2 से 3 क्वेश्चंस की वेटेज है इस चैप्टर की। ठीक है, तो मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। जो आज टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले हम कवर करेंगे स्पॉन्टेनिटी के बारे में। स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस क्या होती है, डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स क्या है, डेल्टा जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एस एंड डेल्टा जी क्या है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेई एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। ठीक है, अब स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या है। स्पॉन्टेनिटी से आप समझ सकते हैं कुछ इस तरीके से, जो रिएक्शन खुद से हो रही हो, राइट। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन खुद से हो रही हो, किसी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं है, एक्सटर्नल वर्क नहीं करना पड़ रहा है उसके ऊपर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनिटी क्या करती है, स्पॉन्टेनिटी रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ ए प्रोसेस टू अकर विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरवेंशन। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल वर्क, कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी हम नहीं लगा रहे हैं, और स्पॉन्टेनिटी रिएक्शन, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो खुद से होती है। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए सबसे सिंपल एग्जांपल हम अपने घर से ले सकते हैं। ये कुछ हमारा घर है मान लीजिए, और ये ठीक है, यहाँ पर वाटर टैंक जो होता है जैसे 500 लीटर का हो गया या 1000 लीटर का हो गया, यहाँ पे रखा हुआ है। पाइपलाइन यहाँ से फिट हो रखी है। यहाँ पे हम मान लो जो हमारी टैप है उसको ओपन करते हैं, पाइपलाइन यहाँ से यहाँ फिट है। ठीक है जी, इसमें क्या है, वाटर टैंक। ये हमारा वाटर टैंक। जैसे हमने इस टैप को ओपन किया तो क्या होगा, बताइए जल्दी। मान लीजिए मैं एक और 2 कंडीशन लेता हूं। सेम कंडीशन यहां पर फिर से है। ठीक है, अब की बार क्या है, जो टैप है हमारी, वो एक बकेट में, और वो बकेट भी वाटर से फुल है, और पाइप ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे वाटर टैंक रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, वाटर टैंक। अब समझने वाली बात ध्यान से समझिएगा। समझने वाली बात यह है कि जब हमने इस केस में और इस केस में, दोनों केस में, ये हमारा क्या है, टैप। ठीक है, इसको हम ओपन करेंगे। जब हमने इस केस और इस केस में दोनों में टैप को ओपन किया, नल को ओपन किया, तो क्या होगा, पानी नीचे की तरफ आएगा या ऊपर की तरफ जाएगा। इसमें जो ये बकेट है, ये बकेट है, ये बकेट है, ये फुल वाटर से है, फुल ऑफ वाटर। ये फुल ऑफ वाटर है, मतलब इस बकेट में वाटर फुल है। ये बकेट यहाँ पे खाली है, यहाँ पे एक बकेट है मान लीजिए, ये है एम्प्टी बकेट। ये बकेट क्या है आपकी, एम्प्टी। अब एक बकेट तो खाली है और एक बकेट पानी से भरी हुई है। आप मुझे बताइए किस केस में पानी ऊपर की तरफ जाएगा और किस केस में नीचे की तरफ आएगा, या दोनों में नीचे आएगा या दोनों में ऊपर जाएगा। तो कॉमन सेंस जो हम यूज कर रहे हैं और जो हम डेली लाइफ में इस चीज को देखते हैं वो क्या है कि वाटर टैंक ये मतलब ऊंचाई पर है, तो डेफिनेटली जो पानी आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। जैसे आप टैप को ओपन करेंगे वहां पे पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे बकेट फुल है या बकेट एम्प्टी है। यही तो बात है। ऐसा थोड़ी बकेट फुल है तो पानी यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगेगा। बेशक ये टैंक खाली हो, बेशक ये वाटर का जो टैंक है, जो सिंटेक्स है वो खाली हो, फिर भी पानी ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। क्यों? फिर इसको हम फिल कैसे करते हैं, हम कोई मोटर लगा लेते हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर, राइट। तो उससे क्या होता है, एक पानी की मोटर होती है, वो एक एक्सटर्नल एजेंसी की तरह काम कर रही है, कि एक्सटर्नल फोर्स हम यहाँ पे लगा रहे हैं जो इस पानी को नीचे से ऊपर की तरफ भेज सकता है। मतलब जो नीचे से ऊपर जाने वाली प्रोसेस है, जब हम एक्सटर्नल एजेंसी मतलब एक मोटर का यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो प्रोसेस है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। और तो स्पॉन्टेनियस क्या होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन है जो खुद से होती है। स्पॉन्टेनियस क्या है, जो खुद से होती है, जिसमें हमें एक्सटर्नल एजेंसी की नीड नहीं होती। नो एक्सटर्नल एजेंसी नीड। ठीक है, नो नीड ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई नीड नहीं है एक्सटर्नल एजेंसी की। ठीक है, तो ये बात
ध्यान से समझने वाली है। नो नीड ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। और भी हमारे लाइफ में बहुत सारे कॉमन एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के रूप में। ठीक है, अब क्या बात आती है? अब बात यह आती है कि अगर कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें एक्सटर्नल एजेंसी की नीड नहीं है, जो खुद से होती है, जो खुद से अकर हो सकती है, उसे हम क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का इज दैट द रिवर्स प्रोसेस नेवर हैपेंस अंडर द सेम सेट ऑफ कंडीशन। रिवर्स प्रोसेस उसी सेट ऑफ कंडीशंस में नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक बात है। मान लीजिए और सिंपल एग्जांपल एक देता हूं। ये मेरी शर्ट है, शर्ट हो गई खराब, ठीक है, कीचड़ वगैरह में ये खराब हो गई। ठीक है जी, शर्ट को मैं लेके गया, मैंने वॉश कर दी। ये मेरी वॉशिंग मशीन है वगैरह वगैरह एटसेट्रा, जो भी मटेरियल मुझे यूज करना है, ये वॉशिंग मशीन थी और यहाँ पे मैंने शर्ट को कर दिया वॉश। तो शर्ट वॉश होने के बाद क्या हो गई? ये ड्राई शर्ट थी, ड्राई शर्ट, बट कैसी थी? डर्टी थी। ठीक है, मैं कह सकता हूँ ड्राई डर्टी शर्ट। ठीक है जी, ड्राई डर्टी शर्ट। मैंने इसको वॉश कर दिया। अब मेरे पास जो शर्ट यहाँ पे आएगी, जो शर्ट होगी, ये जो शर्ट है ये कैसी होगी? वेट। ठीक है, बट क्लीन होगी। तो मैं लिख दूंगा वेट क्लीन शर्ट। मैंने उसको वॉश ही इसलिए किया था कि वो क्लीन हो जाए। मैंने एक ये तार लगा हुआ है, ठीक है, हैंग है, और यहाँ पे हमने क्या किया? इस शर्ट को सुखा दिया। सन है, धूप आ रही है, सनलाइट की हेल्प से ये जो शर्ट है सनलाइट एयर की हेल्प से सूख जाती है। तो होता क्या, सूख कैसे रही है? इस शर्ट में वाटर, तो वाटर कहां जा रहा है? वाटर सनलाइट की हेल्प से कन्वर्ट हो रहा है वाटर वेपर्स में। वाटर वेपर्स में क्या, मान लीजिए इस शर्ट को सूखने में, ड्राई होने में 3 घंटे लगते हैं। मैं क्या देता हूं 3 घंटे मान लेते हैं। क्या इसी सेट कंडीशंस में, जो ये कंडीशन सेट है, वही टेम्परेचर रहेगा, वही सनलाइट रहेगी, वही डे टाइम है तो डे टाइम रहेगा, या जो भी जितनी हवा चल रही है वही हवा रहेगी? क्या ऐसा हो सकता है कि फिर से 3 घंटों में ये शर्ट वापस से वेट हो जाए, गीली हो जाए? इज इट पॉसिबल? नहीं है पॉसिबल। मतलब यही तो कह रहा है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि एक बार रिएक्शन हो गई तो उसका रिवर्स उसी सेट ऑफ कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। यही तो है सेकंड पॉइंट। भाई फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? स्पॉन्टेनिटी रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ ए प्रोसेस टू अकर, खुद से हो सकती है, विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी, विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरवेंशन। ठीक है, the interesting aspect of a spontaneous process is that the reverse process never happens under the same set of conditions, जो एक्सप्लेन मैंने आपको किया शर्ट वाले एग्जाम से। ठीक है, एक बार शर्ट सूख गई तो फिर से वो उसी सेट ऑफ कंडीशंस में वापस से मतलब वाटर वेपर्स वापस आके शर्ट में नहीं जाएंगे और फिर से उसे वेट नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब रिवर्स प्रोसेस नेवर हैपन। इन थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में स्पॉन्टेनिटी इज गवर्न बाय 2 क्राइटेरिया। कौन कौन से? चेंज इन एंट्रोपी, एक तो डेल्टा एस देखना है ऑफ द यूनिवर्स, और चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मतलब हमें 2 चीजें इसमें देखते हुए चलनी है। एक हो गया डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी, और एक हो गया डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी। ये यूनिवर्स की और ये सिस्टम की। जैसा कि आपको एंट्रोपी के बारे में बताइए, दिस इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। और डेल्टा जी आपको पता ही है क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है जी, तो डेल्टा एस हमें पता है, डेल्टा जी हमें पता है। आप समझने वाली बात क्या है कि हमें ये 2 जो फैक्टर्स हैं, डेल्टा एस यूनिवर्स का और डेल्टा जी सिस्टम का, ये 2 फैक्टर्स इस बात को गवर्न करते हैं कि स्पॉन्टेनियस होगी रिएक्शन नहीं होगी। मतलब जो स्पॉन्टेनिटी है उसको कौन गवर्न करता है? उसको गवर्न करता है डेल्टा एस और डेल्टा जी। चलिए समझ लेते हैं कैसे। डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स क्या है? डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स इज द टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। यूनिवर्स की बात हो रही है तो यूनिवर्स के अंदर दोनों बातें आती हैं। यूनिवर्स के अंदर सिस्टम भी आ जाता है और यूनिवर्स के अंदर सराउंडिंग भी आती है। यूनिवर्स के अंदर क्या आता है? सिस्टम भी आता है और यूनिवर्स के अंदर सराउंडिंग भी आती है। तो जो डेल्टा है ऐसा यूनिवर्स का, वो टोटल जो चेंज है, भाई डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा मतलब क्या? चेंज, और एस मतलब एंट्रोपी। तो जो चेंज इन एंट्रोपी है वो टोटल चेक करनी है हमें। यो किसकी हमें चेक करनी है? डेल्टा एस जो होगी वो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों में जो टोटल चेंज एंट्रोपी में आएगा उसे हम कहेंगे डेल्टा एस।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इट डिटरमाइंस वेदर ए प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। डेल्टा एस डिटरमाइन करेगा कि जो प्रोसेस होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। अब वो फैक्टर्स हम देखेंगे कब स्पॉन्टेनियस होगी और कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। उसके लिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और उसके लिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए जब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, जब रिएक्शन को कराने के लिए किसी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत है, जब रिएक्शन खुद से नहीं हो रही है। समझ रहे हो बात को। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अगर डेल्टा एस यूनिवर्स का ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा एस यूनिवर्स का ग्रेटर देन जीरो का मतलब आप क्या समझ रहे हो कि ये जो डेल्टा एस है यूनिवर्स का वो है ग्रेटर देन यूनिवर्स का ग्रेटर देन जीरो। मतलब आप कह सकते हो डेल्टा एस क्या है यूनिवर्स का पॉजिटिव। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो आप कह सकते हो जो डेल्टा एस होता है वो होता है S2 माइनस S1। बिल्कुल ठीक बात। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो डेफिनेटली S2 बड़ा हो गया S1 से। मतलब ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है। बिल्कुल ठीक बात। मतलब हुआ क्या, अगर S2 बड़ा है S1 से मतलब फाइनल बड़ा है इनिशियल से। अगर फाइनल बड़ा है और इनिशियल क्या है छोटा है, फाइनल क्या है बड़ा है, इनिशियल क्या है छोटा है। आप ऐसे समझ सकते हो कि एक क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ऐसे मान लो कुछ बेंचेस लगे हुए हैं और बच्चे उन पे बैठे हुए हैं आराम से एकदम से। इसी तरफ से मान लो 20 क्लासरूम है 20, ऐसे उनमें बच्चे बैठे हुए हैं। एकदम से बेल रिंग करी, बेल बजी, बच्चों ने निकलना शुरू किया। तो जब आप ग्राउंड में देखोगे तो क्या होगा, क्या बच्चे इसी तरीके से लाइन से बैठे हुए हैं कि ये 5th क्लास है 6th क्लास है 9th क्लास है 10th क्लास है 11th क्लास है 12th? नहीं, बच्चे कैसे बैठे हुए हैं, बच्चे वहां पे बैठे नहीं हुए, बच्चे वहां पे भाग रहे हैं। कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। तो रैंडमनेस बढ़ रही है। क्या हो रहा है, डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है। पहले यहाँ पे कम रैंडमनेस थी, कम डिसऑर्डरनेस थी, अब क्या हुआ रैंडमनेस बढ़ गई, डिसऑर्डरनेस बढ़ गई। मतलब एंट्रोपी इंक्रीजेस। एंट्रोपी क्या हुई, इंक्रीजेस। मतलब इनिशियल स्टेट में एंट्रोपी कम थी, फाइनल स्टेट में एंट्रोपी ज्यादा हो गई। बिल्कुल ठीक बात। फाइनल स्टेट में एंट्रोपी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। मान लीजिए इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर इनिशियल से फाइनल जाने पे एंट्रोपी बढ़ रही है तो एंट्रोपी क्या होगी, पॉजिटिव। मतलब वो कह रहा है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होगी जब उसकी एंट्रोपी पॉजिटिव हो। पॉजिटिव होने का मतलब एंट्रोपी इंक्रीज होनी चाहिए, मतलब डिसऑर्डरनेस बढ़ना चाहिए, मतलब रैंडमनेस बढ़ना चाहिए। तो इस केस को कैसे समझेंगे, एग्जांपल से चलते हैं। तो पहली का बात तो ये हो गई। दूसरी बात आती है कि अगर डेल्टा एस यूनिवर्स का नेगेटिव है, भाई डेल्टा एस जो है यूनिवर्स का अगर आपका लेस देन जीरो है तो इसका मतलब डेल्टा एस यूनिवर्स का क्या है जी, नेगेटिव है। अगर डेल्टा एस यूनिवर्स का नेगेटिव है मतलब लेस देन जीरो है तो इसका मतलब जो डेल्टा एस होता है अभी जैसे कि मैंने बताया S2 माइनस S1 होता है। S2 मतलब फाइनल कंडीशन हो गई जी, और S1 मतलब इनिशियल कंडीशन हो गई। मतलब ये हुआ कि फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं, वैल्यू आ रही है नेगेटिव। क्लियर सी बात पता लग रही है कि S1 ज्यादा होनी चाहिए S2 से। मतलब कि S1 आपका इनिशियल है और S2 आपका फाइनल है। मतलब ये हुआ कि इनिशियल ज्यादा होना चाहिए, फाइनल कम होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। मतलब रैंडमनेस बढ़ रही है या घट रही है, रैंडमनेस यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। रैंडमनेस क्या हो रही है, डिक्रीज। आप इस केस को उल्टा समझ सकते हैं। मॉर्निंग टाइम पे सारी बसेस आ जाती हैं, बच्चे उनमें से भागते हैं और भाग के क्लासेस में अरेंज हो जाते हैं। तो जब वो भाग रहे थे वो इनिशियल कंडीशन हुई, उसमें रैंडमनेस बहुत ज्यादा थी, और जैसे वो क्लासेस में चले गए एक बेंचेस पे अरेंज हो गए हैं और प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, तो क्या हुआ, डिसऑर्डरनेस कम हो गई, रैंडमनेस कम हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि इनिशियल कंडीशन में रैंडमनेस कम थी और फाइनल कंडीशन में रैंडमनेस ज्यादा है। नहीं, वो होगा डेल्टा एस पॉजिटिव का केस। जब इनिशियल कंडीशन में रैंडमनेस ज्यादा थी, बस से बच्चे उतरे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं और अपनी क्लासरूम की तरफ जा रहे हैं, और जैसे क्लासरूम में बैठ के वो फाइनल कंडीशन हो गई और रैंडमनेस कम हो गई। रैंडमनेस कम हो गई तो डेल्टा एस नेगेटिव आ गया, क्योंकि S1 बड़ा है S2 छोटा है। अगर डेल्टा एस नेगेटिव है मतलब लेस देन जीरो है तो प्रोसेस डेफिनेटली नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। आपको दो बातें समझ में आई। पहले आपने समझा कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो क्या है, जो खुद से होती है, कोई एक्सटर्नल एजेंसी, कोई एक्सटर्नल इंटरवेंशन, कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है। जैसे आप सिंपल एग्जांपल समझते हो, जैसे कोई पानी गिर रहा है, कहां से, पहाड़ से नीचे की तरफ। तो क्या ऐसा होगा पानी नीचे से पहाड़ पर ऊपर चला जाए खुद से, नहीं होगा, कोई एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत होगी। तो पहाड़ से पानी का गिरना, ठीक है, ऊंची ऊंची चोटियों से पानी का गिरना, उसे हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, और वो डिटरमाइन करता है, और जो डेल्टा एस है वो स्पॉन्टेनिटी से कैसे रिलेटेड है। डेल्टा एस जो यूनिवर्स की है वो है टोटल चेंज एंट्रोपी के जो सिस्टम और सराउंडिंग का जो टोटल चेंज होगा। ठीक है, और ये डिटरमाइन करती है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है मतलब डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अगर डेल्टा एस रिएक्शन लेस देन जीरो है
तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। और डेल्टा एस यूनिवर्स मैं आपको बता चुका हूं, जो कि होती है डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट पर, जो कि है डेल्टा जी। मैंने दो फैक्टर बताए थे स्पॉन्टेनिटी को जो इफेक्ट करते हैं, जिन पे स्पॉन्टेनिटी डिपेंड करती है, वो है डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी और डेल्टा जी मतलब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। जो एंट्रोपी है वो हमने देख चुके हैं, अब डेल्टा जी को समझते हैं। डेल्टा जी इज द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, क्या चेक करना है? सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इट ऑल्सो डिटरमाइन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस। वो तो हम बता ही चुके हैं कि स्पॉन्टेनिटी को भी डिटरमाइन करेगी। अगर डेल्टा जी आपका क्या हुआ, लेस देन जीरो, डेल्टा जी क्या हुआ जी, लेस देन जीरो, तो आपकी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। मतलब डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन जीरो तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। समझ लेते हैं इस बात को। डेल्टा जी अगर लेस देन जीरो हुआ मतलब डेल्टा जी क्या होगा जी, नेगेटिव, तो प्रोसेस कैसी हो गई, स्पॉन्टेनियस। कैसी हो गई, स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी अगर हो गया पॉजिटिव तो प्रोसेस कैसी हो गई, तो डेल्टा जी कैसा हो गया, पॉजिटिव, तो प्रोसेस कैसी हो गई, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब समझ रहे हो आप इस बात का? इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव है और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो प्रोसेस डेल्टा जी नेगेटिव के केस में स्पॉन्टेनियस होगी और डेल्टा जी पॉजिटिव के केस में नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस, ठीक है जी। अब आप समझिए एक इक्वेशन होती है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, इस इक्वेशन को भी हम रिलेट करेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट बात। नेक्स्ट बात क्या कहती है, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है मतलब लेस देन जीरो तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। रिएक्शन की फिजिबिलिटी के लिए, रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी का नेगेटिव होना जरूरी है। नेक्स्ट बात आती है कि एक रिएक्शन होती है डेल्टा जी इज इक्वल टू, एक इक्वेशन होती है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जहां पर डेल्टा एच होता है चेंज इन एंथैल्पी। एच मतलब एंथैल्पी, डेल्टा मतलब चेंज, जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा मतलब चेंज, टी मतलब टेम्परेचर, डेल्टा मतलब चेंज, एस फॉर एंट्रोपी। टी यहाँ पे टेम्परेचर है जो कि केल्विन में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात पे मूव करते हैं। नेक्स्ट बात क्या होगी, रिलेशनशिप क्या है डेल्टा एस और डेल्टा जी के बीच में। डेल्टा एस एंड डेल्टा जी इस इक्वेशन के द्वारा रिलेटेड है, जो कि है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एक इक्वेशन को हम कहते थे गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इफ डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो मतलब डेल्टा एस हो गया पॉजिटिव, तो डेल्टा जी विल बी नेगेटिव एट सम टेम्परेचर, द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। अगर इस इक्वेशन में देख लेते हैं जी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इक्वेशन कह रही है कि अगर हमारा जो है आप यहां पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, डेल्टा एस पॉजिटिव है। डेल्टा एस फर्स्ट केस क्या है, डेल्टा एस है पॉजिटिव। डेल्टा एस पॉजिटिव है तो ये पूरा फैक्टर क्या हो गया, नेगेटिव। अगर ये पूरा फैक्टर नेगेटिव है तो डेल्टा एच को स्मॉल पॉजिटिव होना होगा। अगर हाई पॉजिटिव हो गया तो फिर वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए इसको स्मॉल पॉजिटिव होना लगा, या फिर ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। अगर टेम्परेचर की वैल्यू लार्ज है तो आप देखेंगे डेल्टा जी विल बी नेगेटिव एट सम टेम्परेचर, द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। जैसे जैसे डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। और डेल्टा एस अगर हमारा लेस देन जीरो है मतलब डेल्टा एस अगर हमारा नेगेटिव है, अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो ये वाला फैक्टर डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा, तो डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव एट सम टेम्परेचर, तो वो पॉजिटिव तो आएगा टी डेल्टा एस, बट डेल्टा एच पे डिपेंड करता है कि वो हाईली नेगेटिव है या पॉजिटिव है। उस बात पे डिपेंड करेगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। बट कुछ टेम्परेचर्स पे आप कह सकते हैं डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव एट सम टेम्परेचर, द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी जीरो हो गया तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे, उस टाइम पे डेल्टा एच इक्वल हो जाएगा टी डेल्टा एस के। ठीक है जी, अगर डेल्टा जी जीरो होगा तो इसका मतलब हो गया डेल्टा एच इक्वल हो जाएगा टी डेल्टा एस के। मतलब डेल्टा एच बाय डेल्टा एस के थ्रू आप टी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात। चलिए ये होगी हमारी रिलेशनशिप डेल्टा जी और डेल्टा एस के बीच में। ठीक है जी, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। नेक्स्ट बात क्या कहती है, अब ध्यान से समझिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे जेईई एग्जाम्स के लिए। अब मैं आपको पहले ना 4 केसेस समझा देता हूं, फिर हम जेईई एग्जाम को डिस्कस करेंगे। तो 4 केसेस आपके क्या कहते हैं। पहला केस ये है कि हमारी इक्वेशन क्या है, हमारी इक्वेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। चलिए इसको सेंटर में लिख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन कह रही है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये हमारी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अब यहां से बनाते हैं 4 केस। केस नंबर 1, केस नंबर 1 हम बनाते हैं हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और डेल्टा एस हमारा लेस देन जीरो है, मतलब डेल्टा एस हमारा नेगेटिव है। अगर डेल्टा एस नेगेटिव है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, डेल्टा एस लेस देन जीरो है, तो इक्वेशन में क्या होगा। अब देखिए इक्वेशन क्या कहती है, डेल्टा जी है हमारा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर डेल्टा एस हमारा नेगेटिव है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो ये जो नेगेटिव वाला फैक्टर होगा, ये जो नेगेटिव वाला फैक्टर होगा ये वेरी लार्ज हो जाएगा।
अगर ये नेगेटिव वाला फैक्टर वेरी लार्ज की कंडीशन में है और जो डेल्टा एच है, अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, यहाँ पे नोट कर सकते हैं। डेल्टा एच अगर हमारा पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसी होगी, जल्दी से बताइए, ध्यान से समझिए। डेल्टा एच इज चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा एच को मैं लिखूंगा H2 माइनस H1। H2 इज द फाइनल, H1 इज द इनिशियल। पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब H2 बड़ा है, H1 छोटा है। H1 क्या है, छोटा। अगर हीट रिलीज हो रही है, हीट क्या हो रही है, रिलीज, तो आप मुझे बताइए डेल्टा एच पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर हीट रिलीज हो रही है तो इसका मतलब हुआ कि पहले ज्यादा हीट थी, अब हीट कम है, मतलब फाइनल वैल्यू कम और पहली वैल्यू ज्यादा, तो रिएक्शन होगी एंडोथर्मिक। इसके केस में रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक। कैसी होगी, एक्सोथर्मिक, ठीक है। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसी होगी, आप देखिए ध्यान से। अगर हीट रिलीज, आप ऐसे समझ सकते हैं, डेल्टा एच अगर हमारा क्या है, पॉजिटिव, एक हमारा रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम होता है जहां पे आप देखते हैं इस टाइप से, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम, तो जहां पे जो डेल्टा एच आता है वो कैसा आता है, नेगेटिव। मतलब फाइनल वैल्यू अगर कम होती है और इनिशियल वैल्यू ज्यादा होती है तो वहां पर डेल्टा एच नेगेटिव होता है। और डेल्टा एच नेगेटिव का केस है एक्सोथर्मिक का, मतलब यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है, एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है। और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब वहां पे क्या हुई है, एनर्जी गेन हुई है, मतलब एंडोथर्मिक, ठीक है, एब्जॉर्ब हुई है। क्लियर। तो ये दो चीजें ध्यान रखिए, डेल्टा एच पॉजिटिव हो सकता है और डेल्टा एच नेगेटिव हो सकता है। अब अगर ये वेरी लार्ज है, मतलब आप यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हैं कि अगर डेल्टा एच है तो पॉजिटिव, पर मतलब रिएक्शन तो एंडोथर्मिक है, रिएक्शन तो एंडो है, बट डेल्टा एच कम है टी डेल्टा एच से, तब डेल्टा जी हमारा नेगेटिव आ जाएगा। तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अगर एक बार डेल्टा जी नेगेटिव आ गया तो रिएक्शन डेफिनेटली क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। क्या हो जाएगी जी, स्पॉन्टेनियस। क्लियर एकदम। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हमारे पास तीन फैक्टर हैं, डेल्टा जी, डेल्टा एच, टी डेल्टा एस, ठीक है जी। डेल्टा जी को हमें चाहिए नेगेटिव, रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस करानी है। डेल्टा जी नेगेटिव आने के लिए हमारे पास डेल्टा एच है, टी है और डेल्टा एस है। हमने कंडीशन कह दी कि डेल्टा जी तो नेगेटिव ही है, हमने कह दिया टेम्परेचर हाई है। टेम्परेचर हाई है तो इन दोनों को मल्टीपल जो आएगा, मल्टीपल करके वो भी क्या होगा, हाई वैल्यू होगा, मतलब लार्ज वैल्यू होगा, मतलब हाई नेगेटिव आ गया। हाई नेगेटिव आने की वजह से अगर डेल्टा एच आपका हाईली पॉजिटिव हुआ, मतलब रिएक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एंडोथर्मिक हुई, तो क्या होगा, अगर डेल्टा एच हाईली पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव में से हम इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो वैल्यू आनी है पॉजिटिव वाली, क्योंकि वो बड़ी है। अगर डेल्टा एच एक्सोथर्मिक वाला होता तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एक केस और बना सकते हैं कि मैं कह देता हूं कि रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच हो जाएगा नेगेटिव। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, ये फैक्टर ऑलरेडी नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव वैल्यूज को मान लो, मान लो -1 है और -1 है, तो वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, -2। कभी +2 आ सकती है क्या, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो नेगेटिव वैल्यूज को आप सम कर रहे हो तो डेफिनेटली जो वैल्यू आएगी डेल्टा जी की वो कैसी आएगी, नेगेटिव। तो अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर हाई है, फिर तो टेम्परेचर लो भी हो, एक कंडीशन बताता हूं आपको, डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगा। कब, चाहे टेम्परेचर लो हो या टेम्परेचर हाई हो, दोनों केसेस में बात ये होनी चाहिए कि डेल्टा एस होना चाहिए लेस देन 0 और डेल्टा एच होना चाहिए नेगेटिव, मतलब लेस देन 0, मतलब एक्सोथर्मिक। अगर डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों नेगेटिव हैं, एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक। अगर दोनों नेगेटिव है तो डेल्टा जी हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। बिल्कुल ठीक बात है, इक्वेशन आपकी है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर आपका डेल्टा एच भी नेगेटिव है और ये वैल्यू डेल्टा एस भी क्या है, नेगेटिव, तो बात फंस सकती है। कैसे फंस सकती है, ध्यान समझिए। मैंने अभी क्या कहा आपसे, देखिए मैंने कहा, आप इसमें देख सकते हैं कि ये वाला फैक्टर अगर नेगेटिव हो जाता है, और ये वाला फैक्टर नेगेटिव कब होगा, जब डेल्टा एस नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है साइन का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डेल्टा एस को पॉजिटिव, डेल्टा एस क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव, और ये क्या है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 है, सॉरी देन डेल्टा एस अगर ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा एस हो गया ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे टेम्परेचर लो हो या टेम्परेचर क्या हो, हाई हो, तो दोनों वैल्यूज कैसी रहेंगी, चाहे टेम्परेचर लो हो चाहे टेम्परेचर क्या हो, हाई हो, तब भी क्या रहेगा, देखिए ध्यान से,
चाहे टेम्परेचर लो हो या टेम्परेचर क्या हो हाई, वैल्यू रहेगी हमेशा नेगेटिव। अब अगर डेल्टा एच हमारा क्या हो जाता है नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव करके आपको वैल्यू हमेशा देंगे डेल्टा जी वाली नेगेटिव। ठीक है, चलिए इस टाइप से आप केसेस बना सकते हैं। अब मैं केसेस को एक बार सिंप्लीफाई कर देता हूं क्विकली, तो ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। जो हमारा इक्वेशन है वो है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशन पे नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो आप ये समझिए कि अगर हमारा डेल्टा जी क्या है पॉजिटिव, और दूसरे केस में हमारा डेल्टा एच सॉरी नॉट डेल्टा जी, डेल्टा एच की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा एच है नेगेटिव। और इस केस में हम मान लेते हैं डेल्टा एच हमारा है पॉजिटिव, और एक केस में हम मान लेते हैं डेल्टा एच हमारा होगा पॉजिटिव, और एक केस और बना लेते हैं जब डेल्टा एच हमारा क्या होगा पॉजिटिव और डेल्टा एच क्या होगा नेगेटिव, और इस केस में हम मान लेते हैं कि जो हमारा डेल्टा एच है वो क्या होगा नेगेटिव, और इस केस में हम मान लेते हैं डेल्टा एच क्या होगा नेगेटिव। तो अगर डेल्टा एच भी पॉजिटिव और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, ये वैल्यू भी पॉजिटिव और ये वैल्यू भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव से तो वैल्यू कैसी आएगी, अगर पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव से तो वैल्यू आएगी हमारी नेगेटिव। ठीक है, एक सेकेंड दीजिए। अगर पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव से तो वैल्यू आएगी नेगेटिव, बट अगर टेम्परेचर की वैल्यू हाई हुई, जो इससे ज्यादा हो गया, मतलब अगर हाई टेम्परेचर हुआ, कैसा टेम्परेचर हुआ हाई टेम्परेचर, इट मींस जो डेल्टा एच है वो लेस हो गया टी डेल्टा एस से, और टी डेल्टा एस जो फैक्टर है वो नेगेटिव वाला है। ठीक है, तो जो डेल्टा जी आएगा वो कैसा आएगा नेगेटिव, मतलब इस कंडीशन में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। दूसरा केस कहता है कि हमारा डेल्टा एच तो नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव, ठीक है जी, डेल्टा एस कैसा है पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है और टेम्परेचर कैसा है, अगर ये कैसा है पॉजिटिव, देखिए एक सेकेंड मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, डी डेल्टा एस, अगर ये कैसा है पॉजिटिव, टेम्परेचर है हाई तो वैल्यू कैसी आएगी नेगेटिव, टेम्परेचर है लो तब भी वैल्यू कैसी आएगी नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो एट ऑल टेम्परेचर्स, यहाँ पे आप लिख सकते हो एट ऑल टेम्परेचर, इस कंडीशन में डेल्टा ची क्या होगा नेगेटिव। ठीक है, मतलब रिएक्शन कैसी होगी स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी क्या होगा नेगेटिव। अब थर्ड केस में आ जाते हैं, डेल्टा जी क्या है, डेल्टा एच क्या है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव फंसने से बात फंस जाती है, इस केस में टेम्परेचर को हाई होना होगा क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव। अब सुनिए ध्यान से सुनिए, इस केस में सुनिए, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएंगे, चाहे टेम्परेचर हाई हो या टेम्परेचर लो हो। अब इस केस में ये भी पॉजिटिव आएगा हमेशा, और ये भी क्या है पॉजिटिव। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ यहाँ से रफ करके, ये मैंने लिखा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी इजकल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब समझने वाली बात ये है कि डेल्टा एच है पॉजिटिव, ठीक है जी, डेल्टा एस क्या है नेगेटिव, नेगेटिव को मल्टीप्लाई करा टी से तो मेरा जो टी डेल्टा एस वो आ गया जी पॉजिटिव। टी डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है और डेल्टा एच भी क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव को सम करोगे तो डेल्टा जी हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव, मतलब एट ऑल टेम्परेचर्स, एट ऑल टेम्परेचर टी की कुछ भी वैल्यू हो डेल्टा जी पॉजिटिव रहेगा। इस केस में रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकती है, सॉरी स्पॉन्टेनियस हो सकती है हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, बट लो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि टी डेल्टा एस बड़ा है या छोटा है। इस केस में कोई भी टेम्परेचर आप ले लो या हाई, डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव रहेगा, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। इस केस में डेल्टा जी हमेशा किसी भी टेम्परेचर पर क्या रहेगा नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी रिएक्शन, ठीक है, और मतलब पॉजिटिव रहेगा। और अगर डेल्टा एच हमारा नेगेटिव है, ठीक है जी, और डेल्टा एस भी हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या देते हैं, तो इस केस में आ गया टी डेल्टा एस पॉजिटिव। अब बात फंसती है कि अगर डेल्टा एच हाईली नेगेटिव है, अगर डेल्टा एच हाई नेगेटिव है या फिर टेम्परेचर लो है, मतलब जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो कम आती है, मतलब अगर किसी भी तरीके से डेल्टा एच ज्यादा आ जाता है टी डेल्टा एस से, क्योंकि टी डेल्टा एस पॉजिटिव है डेल्टा एच नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव करेंगे तो वैल्यू जो आएगी डेल्टा जी की वो नेगेटिव आ जाएगी। वो स्पेसिफिक कंडीशंस में डिपेंड करेगी कि रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है कैसी है। ये चार केसेस आपको हमेशा अपने माइंड में रखने। चलिए इनके बेसिस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप डिस्कस कर लेते हैं जेईई एग्जाम्स के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है कि डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन दे रखी है Br2 प्लस Cl2 गिव्स 2BrCl गैस R29.7। ओके, तो डेल्टा एच आपको दे दिया 29.37 किलो जूल, और आपको दे दिया जी डेल्टा एस भी वो दे दिया 104.0 जूल पर केल्विन, कोई दिक्कत नहीं है। अब व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, दोनों वैल्यू कैसी हैं पॉजिटिव। इक्वेशन क्या है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, वैल्यू कैसी पॉजिटिव, वैल्यू कैसी
पॉजिटिव। टेम्परेचर की वैल्यू कैसी, अब वही तो पूछ रहा है वो। अगर टेम्परेचर की वैल्यू लो रही, किससे लो, डेल्टा एच 29.37 किलो जूल, जिसको कन्वर्ट किया जूल में तो हो गया 29370 जूल। अगर 29370 से ये फैक्टर क्या आता है, कम, तो डेल्टा एच मत के अकॉर्डिंग डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा। अगर 29370 से फैक्टर ज्यादा आ जाता है तो डेल्टा एच के अकॉर्डिंग ये क्या आ जाएगा, मतलब टी डेल्टा एस वाला वैल्यू प्रायर करेगा और डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है इक्वेशन अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जहाँ पे डेल्टा जी होता है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच होता है चेंज इन एंथैल्पी, टी होता है टेम्परेचर इन केल्विन, और डेल्टा एस होता है क्या, डेल्टा एस होता है हमारा चेंज इन एंट्रोपी। अब बात आती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी को होना चाहिए नेगेटिव, मतलब रिएक्शन होनी चाहिए स्पॉन्टेनियस कब, जब डेल्टा जी होगा लेस देन जीरो। क्या होगा, लेस देन जीरो, मतलब क्या कह सकते हो, डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। क्लियरली पता है। अब गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का यूज करके हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा एच, अगर डेल्टा जी हमारा लेस देन जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे डेल्टा जी को जगह लेस देन जीरो रखता हूँ, मतलब मैं लिख सकता हूँ लेस देन जीरो इस तरीके से, तो जो है आपकी इक्वेशन वो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इक्वेशन है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है, यही तो बात है, इक्वल टू डेल्टा जी, ऐसे लिख सकता हूँ। डेल्टा जी क्या है, लेस देन जीरो, तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लेस देन जीरो होना चाहिए, मतलब डेल्टा एच क्या होना चाहिए, लेस देन टी डेल्टा एस। बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या होना चाहिए डेल्टा एच, मतलब जो टी डेल्टा एस है वो डेल्टा एस से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये तो बात हुई, ये तो बात हो गई। टी डेल्टा एस क्या होना चाहिए, डेल्टा एस से बड़ा। टी डेल्टा एस से बड़ा है, मतलब आप लिख सकते हो टी बड़ा होना चाहिए डेल्टा एच बाय डेल्टा एस से। वैल्यू पुट करते हैं, टी की वैल्यू 29.37 गुना 1000 कर दिया ताकि किलो जूल को जूल में कर सकते हैं, और डिवाइड में कर दिया 104। जब हमने टेम्परेचर निकाला, मतलब टेम्परेचर 282.4 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए। अगर टेम्परेचर 282.4 केल्विन से ज्यादा होगा तो वैल्यू नेगेटिव आएगी डेल्टा जी की, और वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तो उसको हम कह देंगे रिएक्शन हो जाएगी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, सिर्फ इस इक्वेशन का हमें यूज करना है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सिंपल रहेंगे बट इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इसलिए इसको ध्यान से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो कहता है रिएक्शन है हमारी फॉर द रिएक्शन Ag2O गिव्स 2Ag प्लस हाफ O2, ठीक है। डेल्टा एच दे दिया 30.56 किलो जूल पर मोल, ठीक है जी। डेल्टा एस दे दिया 66.0 जूल पर केल्विन पर मोल। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर बोल रखा है। कैलकुलेट करना है वो टेम्परेचर जिसपे डेल्टा जी जीरो हो जाए, और जी ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। कह रहा है डेल्टा जी को जीरो रख दो, तो जीरो इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो कह रहा है डेल्टा एच को टी डेल्टा एस के इक्वल कर दो, तो कह रहा है टेम्परेचर बताना है, तो डेल्टा एच बाय डेल्टा एस का रेशियो निकाल लो। सेम ही तो बात आ रही है, बिल्कुल ठीक बात है। तो बताइए टेम्परेचर क्या वैल्यू होनी चाहिए, डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है, किलो जूल को जूल में कर लेंगे क्योंकि डेल्टा एस आपका जूल में। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होना चाहिए। तो आप यहां पर देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या कहती है, जल्दी से बताइए। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कहती है कि डेल्टा जी इक्वल होना चाहिए डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के। अगर ऐसा है तो इक्विलिब्रियम, मतलब उसने तो कहा है, हमें नहीं पता इक्विलिब्रियम का, उसने कहा है क्वेश्चन में, उसने कहा है क्वेश्चन में कि डेल्टा जी जीरो होना चाहिए। और अगर जीरो कब होता है, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती है। तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी हो गया जीरो, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या होता है, जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि हम डेल्टा एच को क्या कह सकते हैं, टी डेल्टा एस के इक्वल, बाय जीरो इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसका मतलब टी क्या हो गया, और डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। ठीक क्या हो गया आपका, डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। तो गिवन क्या है हमको, गिवन है डेल्टा एच 30.56 किलो जूल पर मोल, जिसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 1 किलो जूल इक्वल टू होगा 1000 जूल, मल्टीप्लाई करके जूल में कन्वर्ट कर लिया, जो कि आ गया 30,560 जूल पर मोल। उसके बाद मैंने कहा डेल्टा एस मुझे गिवन है 66.0 जूल पर केल्विन पर मोल। मैंने टेम्परेचर निकालना चाहा, टेम्परेचर की जो वैल्यू थी वो है डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। जो डेल्टा एच है वो 30,560 है, और जो ये है ये 66 है। तो अगर मैं इसको 60 मान लूं लगभग, और इसको 30,000 मान लूं, तो लगभग कुछ इसके करीब वैल्यू आनी चाहिए 500 की। चलिए देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो आंसर आपका आ रहा है
जो टी है वो 30,560 बटे में 86 हमने किया, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टेम्परेचर आया 463 केल्विन। मैंने कहा था ना लगभग 500 के करीब आना चाहिए। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। ये आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का यूज करके। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन काफी सिंपल सी इक्वेशन है, जिस इक्वेशन का आप यूज करके इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि रिलेट करती है डेल्टा जी को डेल्टा एस से। इस इक्वेशन के द्वारा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन, कितना सिंपल इक्वेशन और कितना सिंपल आंसर। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ स्टेटमेंट वाइज का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं ये एग्जाम्स के लिए, तो आपको इन सभी पे फोकस करना है, इन सभी कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, अप्रोच सही लगाओगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव। क्या कह रहा है? एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए आइसोलेटेड सिस्टम में आइसोलेटेड चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब डेल्टा एस होना चाहिए पॉजिटिव। चलिए देख लेते हैं। एंडोथर्मिक प्रोसेस आर नेवर स्पॉन्टेनियस। कह रहा है एंडोथर्मिक जो प्रोसेस होती है, मतलब जिनमें डेल्टा एच होता है पॉजिटिव, वो कभी स्पॉन्टेनियस ही नहीं होंगी। ऐसी बात है क्या? हमने तो 4 केस देखे हुए हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस आर ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। कह रहा है कि जब डेल्टा एच नेगेटिव होगा ना, तो ये प्रोसेस हमेशा क्या होंगे? स्पॉन्टेनियस। मतलब इनके लिए हमेशा डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। ऐसा था क्या? देख लेते हैं। और इनके लिए जब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो ये आर नेवर स्पॉन्टेनियस, मतलब इनके लिए डेल्टा जी कभी भी क्या नहीं आएगा? लेस देन 0 नहीं आएगा। ऐसा है क्या? डेल्टा जी कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। लोअरिंग ऑफ एनर्जी इन द रिएक्शन प्रोसेस इज ओनली द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। चलिए इन सारी स्टेटमेंट्स को वन बाय वन देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 हमारी ट्रू है। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव। अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो हमें ये बात क्लियरली पता है, अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है, सिस्टम अलग से बैठा हुआ है, अगर उसमें क्या हो रहा है? स्पॉन्टेनियस कोई भी रिएक्शन हो रही है, ए से बी और सी बन रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल से 2 बने, 2 से 4 बन रहे हैं, तो इसका मतलब पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है, रैंडमनेस बढ़ रही है। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द टोटल एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम वो हमेशा इंक्रीज होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के केस में। तो ये वाली पॉइंट, जो फर्स्ट वाला पॉइंट था, वो तो हो गया जी ट्रू, वो तो हो गया एकदम सही। क्यों? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यही बात कहता है, प्रूफ हम कर चुके हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। टोटल एंट्रोपी जो रहेगी आइसोलेटेड सिस्टम की, वो हमेशा क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब दूसरी स्टेटमेंट है फॉल्स। कह रहा है एंडोथर्मिक प्रोसेस कैन स्टिल बी स्पॉन्टेनियस इफ द इंक्रीज इन एंट्रोपी डेल्टा एस इज लार्ज इनफ टू ओवरकम द एनर्जी इनपुट। मतलब हमें ये बात पता है कि जो डेल्टा जी है वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के इक्वल है। ठीक है, तो अगर रिएक्शन है एंडोथर्मिक, मतलब डेल्टा एच है पॉजिटिव, ठीक है, डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव। तो अगर ये वाला फैक्टर बहुत ज्यादा हो जाए तो डेफिनेटली डेल्टा जी क्या आ जाएगा जी? नेगेटिव। बहुत ज्यादा फैक्टर कैसे होगा? डेल्टा एस यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। डेल्टा एस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस कैन स्टिल बी स्पॉन्टेनियस इफ द इंक्रीज इन एंट्रोपी इज लार्ज इनफ। जो यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है वो इतनी ज्यादा हो जाए टू ओवरकम द एनर्जी इनपुट। तो टी डेल्टा एस वाला फैक्टर इतना ज्यादा हो जाए कि इस फैक्टर को ओवरकम कर सके। ठीक है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। स्पॉन्टेनिटी इज डिटरमाइंड बाय द ओवरऑल चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी व्हिच टेक्स इनटू अकाउंट बोथ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंजेस, मतलब गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अल्टीमेटली क्या कह सकते हो हम? गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो डेल्टा एच पॉजिटिव वाले केस में भी पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है बताइए? मैं आपको दिखा देता हूं। वो 4 केसेस यहां पर हमने 4 केस बनाए थे। डेल्टा एच पॉजिटिव वाले केस में भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी पॉसिबल है। ठीक है जी, चलिए एक बार मूव कर लेते हैं। मैंने आपको यहाँ पर वो 4 केस दिखाए थे। ठीक है, तो चलिए, तो 4 केस तो हमें पता ही है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और उस क्वेश्चन की नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। ठीक है, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई थी ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट हो चुकी है फॉल्स। क्लियर? चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट है ट्रू और सेकंड स्टेटमेंट है फॉल्स, क्योंकि एंडोथर्मिक जो प्रोसेसेस हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेसेस कैन स्टिल बी स्पॉन्टेनियस अगर इंक्रीज इन एंट्रोपी जो डेल्टा एस है वो लार्ज हो जाए, इस एनर्जी इनपुट को ओवरकम कर दे। थर्ड कह रहा है ये भी फॉल्स है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब डेल्टा एच हो गया इसमें नेगेटिव। डेल्टा एच क्या हो गया?
नेगेटिव। भाई डेल्टा एच नेगेटिव होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के जिसमें हीट रिलीज होती है, जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। कैन बी नॉन स्पॉन्टेनियस इफ द डिक्रीज इन एंट्रोपी मतलब डेल्टा एस इज सिग्निफिकेंट इनफ टू मेक द डेल्टा जी पॉजिटिव। मतलब वो कह रहा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो हमेशा क्या चाहिए होंगी, स्पॉन्टेनियस होंगी। ऐसा नहीं है कि अगर डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है और डेल्टा ई जी को अगर हमारा पॉजिटिव बनाना है तो पॉजिटिव कैसे बन सकता है। वो कह रहा है कि डेल्टा जी तो नेगेटिव है, डेल्टा जी कैसा, सॉरी डेल्टा जी यहाँ पे डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव। अगर डेल्टा एच नेगेटिव और टी डेल्टा एस मतलब जो डिक्रीज इन एंट्रोपी है, जो क्या है डिक्रीज इन एंट्रोपी, वो इतनी हो जाए मतलब ये फैक्टर नेगेटिव आ जाए, मतलब एंट्रोपी डिक्रीज हो जाए। अगर मतलब जैसे ही नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। भाई नेगेटिव का मतलब डेल्टा एस नेगेटिव का मतलब डेल्टा एस नेगेटिव का मतलब लेस देन जीरो, डेल्टा एस नेगेटिव मतलब S2 माइनस S1 लेस देन जीरो, मतलब S2 क्या हो जाएगा जी, S2 हो जाएगा छोटा किससे, S1 से। क्लियर सी बात है कि S इनिशियली ज्यादा है और फाइनली कम है, मतलब एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। अगर एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है तो डेल्टा एस होगा नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव हो जाते हैं पॉजिटिव। तो इसका मतलब अगर टी डेल्टा एस वाला फैक्टर इस डेल्टा एच को ओवरकम कर देता है तो डेफिनेटली ये रिएक्शन कैसी होगी, बताइए जल्दी। ये पॉजिटिव फैक्टर है और ये नेगेटिव फैक्टर है, अगर पॉजिटिव वाला बड़ा हो जाता है नेगेटिव वाले से तो डेफिनेटली जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा और डेल्टा जी कैसे होगा पॉजिटिव, रिएक्शन कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सोथर्मिक जो प्रोसेस है वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकती है अगर डिक्रीज इन एंट्रोपी है वो इतनी सिग्निफिकेंट हो ताकि डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाए। जो स्पॉन्टेनिटी है वो डिटरमाइन की जाती है बाय द ओवरऑल चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी विच कंसीडर बोथ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंजेस। जो क्या कंसीडर करता है, दोनों एंथैल्पी चेंज को भी और एंट्रोपी चेंज को भी। क्लियर। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जो कि लास्ट स्टेटमेंट है, जो कि डी है, जो कि फॉल्स है। कैसे फॉल्स है, वो कह रहा है लोअरिंग ऑफ एनर्जी इन द रिएक्शन प्रोसेस इज नॉट ओनली द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। ऐसा नहीं है, हमें पता है कि एक तो एनर्जी फैक्टर होता है और एक कौन सा फैक्टर होता है, जल्दी से बताइए। एक डेल्टा एस होता है और एक डेल्टा जी होता है। स्पॉन्टेनिटी इज डिटरमाइंड बाय द ओवरऑल चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी विच टेक्स इनटू अकाउंट बोथ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंजेस अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है डेल्टा जी, और इस डेल्टा जी के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं स्पॉन्टेनिटी, ना कि सिर्फ डेल्टा एच के अकॉर्डिंग। क्लियर। तो एक प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकती है इवन इफ देयर इज ए डिक्रीज इन एनर्जी। अगर यहाँ पर डिक्रीज इन एनर्जी हो ना, डेल्टा एच नेगेटिव भी हो, तब भी क्या हो सकता है, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकती है इफ द डिक्रीज इन एंट्रोपी जो डेल्टा एस है वो बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब ये वाला फैक्टर पॉजिटिव में हो जाए बहुत ज्यादा। अगर ये वाला टी डेल्टा एस वाला फैक्टर पॉजिटिव हो जाएगा तो डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा एस नेगेटिव है और टी डेल्टा एस पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पॉजिटिव वाला पोर्शन बहुत बड़ा है तो डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव आते हैं इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन हो चुकी है नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसी हो चुकी है जी, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये वाली बात कहती है डी स्टेटमेंट। क्लियर। आई होप ये क्वेश्चन आपको एकदम से क्लियर होगा। तो जो आंसर है वो क्या है, फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये आपको ध्यान रखना है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। फॉर ए पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन, ओके रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है जी। एक टेम्परेचर है टी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस वर फाउंड टू बी बोथ पॉजिटिव, दोनों को पॉजिटिव आ गया। इफ टीई इज व्हाट, टी इज द टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब डेल्टा जी हो गया जी जीरो, डेल्टा जी क्या हो गया, जीरो। द रिएक्शन वुड बी स्पॉन्टेनियस व्हेन, अब आपको बताना है कि टी बड़ा होना चाहिए टी से छोटा होना चाहिए या जो भी होना चाहिए वो आपको यहाँ पर बताना है। क्लियर। चलिए देख लेते हैं, वही इक्वेशन का यूज करेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जो डेल्टा जी है वो है जीरो, और हमें इक्वेशन पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और इक्विलिब्रियम पे टी को बोला गया टीई। चलिए देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। फॉर ए रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन का जो डेल्टा जी है वो होना चाहिए नेगेटिव। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, सो टी बड़ा होना चाहिए टी से। टी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए टी पे, क्योंकि टी पे जो डेल्टा जी है वो हो गया जीरो। टी पे मतलब ये इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर था जिस पे डेल्टा जी क्या हो गया जीरो। आप क्वेश्चन दोबारा भी पढ़ सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। वो कह रहा है कि इफ टी इज द टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी हो गया जीरो, तो वो कह रहा है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, मतलब डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, लेस देन जीरो कब होगा। लेस देन जीरो जब होगा जब टी
क्या होगा, बड़ा हो जाएगा टी से, ये तो कह रहा है आंसर। तो आंसर आप देख सकते हैं, जब हमारा जो टी है वो टी से बड़ा हो जाएगा तो अब आपकी रिएक्शन कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस, मतलब उस केस में डेल्टा जी क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव। ठीक है, जब टी क्या हो जाएगा, बड़ा टी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव हाइड्रोजन एट 17 डिग्री सेल्सियस। जो एंथैल्पी है रिएक्शन की वो है -12.55 किलो जूल पर मोल। ठीक है, एंड जो एंट्रोपी चेंज है वो इक्वल है 5 जूल पर केल्विन पर मोल फॉर द रिएक्शन। कैलकुलेट क्या करना है, मतलब आपको क्या क्या दिया हुआ है पहले तो वो देखिए। जिंक ने रिएक्ट किया डाइल्यूट HCl के साथ, गिव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस दी, टेम्परेचर दिया हुआ 17 डिग्री सेल्सियस। एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन मतलब डेल्टा H दिया हुआ है -12.55 किलो जूल पर मोल। ठीक है जी, उसने कहा है कि एंट्रोपी चेंज इक्वल, जो डेल्टा एस है वो है 5.0 जूल पर केल्विन पर मोल फॉर द रिएक्शन। कैलकुलेट द फ्री एनर्जी चेंज। अच्छा जी, डेल्टा जी बताना एंड प्रिडिक्ट वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। अब एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं, क्या पता एलिमिनेशन से आंसर हो जाए। क्लियरली देखते हैं, ये कह रहा है माइनस और स्पॉन्टेनियस, हाँ हो सकता है। ये कह रहा है प्लस और स्पॉन्टेनियस, इज इट पॉसिबल, नेवर पॉसिबल। डेल्टा जी अगर पॉजिटिव और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नो 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 नो, डेल्टा जी को नेगेटिव होना जरूरी है रिएक्शन के स्पॉन्टेनिटी दिखाने के लिए, रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, रिएक्शन को विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी के बिना होने के लिए। रिएक्शन को अगर हम एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल इंटरवेंशन करते हैं तो डेफिनेटली वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई। अगर माइनस है और नॉन स्पॉन्टेनियस, ऐसा तो है ही नहीं, तो प्लस में नॉन स्पॉन्टेनियस। हाँ, अब हमारे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, मतलब दो बातें बची, या तो 14 प्लस का आएगा या 14 माइनस का आएगा किलो जूल पर मोल में, और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस हम डिसाइड कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। आपको डेल्टा H गिवन है -12.55 किलो जूल पर मोल, आपको डेल्टा S गिवन है 5 जूल पर केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर आपको गिवन था। ठीक है जी, आपने टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे रखी, जो कि कितना गिवन था आप यहाँ पर देख सकते हैं, टेम्परेचर गिवन था 17 डिग्री सेल्सियस। जब हमने 17 वैल्यू यहाँ पे रखी तो हमारा आंसर आ गया 273 प्लस 17, ये कितना हो गया आपका 290 केल्विन। जब हमने इक्वेशन को अप्लाई किया, डेल्टा जी इजकल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस, सारी वैल्यूज को पुट किया, तो डेल्टा जी की वैल्यू -12.55, डेल्टा H की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, कितनी है 0.005। कैसे पता लगा 0.005, क्योंकि हमने दोनों वैल्यूज को किलो जूल में पुट कर दिया, क्योंकि आंसर किलो जूल में है। क्यों पुट किया किलो जूल में, जूल में क्यों नहीं किया? हमने इसको जूल में इसलिए नहीं किया क्योंकि आंसर किलो जूल में है। तो हमने क्या किया, हमें पता है कि 1 किलो जूल इक्वल टू होता है 1000 जूल। अब 5 जो जूल है उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये आ जाएगा 0.005 किलो जूल। बिल्कुल ठीक बात। इस इक्वेशन को हमने अप्लाई किया, डेल्टा जी इजकल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस, जहां पे हमें डेल्टा H की वैल्यू पता है -12.55, जहां पे हमें टेम्परेचर पता है, कितना है टेम्परेचर, जल्दी से 290 केल्विन, और डेल्टा S की वैल्यू पता है 0.005 किलो जूल। अब जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो डेल्टा जी यहाँ से आ जाता है -14 -14.00 किलो जूल पर मोल। सीधी सी बात यहाँ से एक पता ये लगती है कि ये माइनस वाला फैक्टर, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस ही वैल्यू आनी, मल्टीप्लाई भी मत करिए, वैल्यू तो माइनस ही आनी है। ये बात यहाँ से क्लियर हो गई, क्योंकि जो डेल्टा H है वो नेगेटिव है, डेल्टा S है वो पॉजिटिव है, और टेम्परेचर और डेल्टा S को मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होगी, और नेगेटिव नेगेटिव तो हमेशा नेगेटिव रहेंगे ऐड करने पे, मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो मत करिए ना मल्टीप्लाई। डेल्टा जी नेगेटिव होगा और नेगेटिव वाली वैल्यू जो -14 वाली है, दो ऑप्शन तो हम एलिमिनेट कर चुके हैं, तो आंसर हो जाएगा -14 किलो जूल पर मोल। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सिंस डेल्टा जी इज नेगेटिव तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। तो एक में ही था स्पॉन्टेनियस, ठीक है, बाकी तो हम एलिमिनेट कर चुके थे ना, बाकी में भी था, ऐसा नहीं है बाकी में नहीं था, औरों में भी था, बट हम उनमें एलिमिनेशन कर चुके थे। तो जो डेल्टा जी है यहाँ पर नेगेटिव आया है, जिसकी वैल्यू आई है -14 मतलब 14.00 किलो जूल पर मोल। और क्योंकि यहाँ पे डेल्टा जी नेगेटिव है, क्योंकि डेल्टा जी लेस देन 0 है, डेल्टा जी क्या है नेगेटिव, लेस देन क्या है 0, तो रिएक्शन कैसी हो गई जी, स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन कैसी हो गई, स्पॉन्टेनियस। क्लियर सी बात हमें यहाँ से पता लग जाती है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बात पर, नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, फॉर द रिएक्शन SOCl2 plus H2 gives SO2 plus 2HCl। ठीक
ठीक है। एंथैल्पी दे रखी है डेल्टा एच दे दिया 49.4 किलो जूल एंड द एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन, अरे भाई इतनी सिंपल सी बातें दे रखी हैं, 49.4 किलो जूल दे दिया जी, और डेल्टा एस भी दे दिया आपको, एंट्रोपी वो दे दी 336 जूल पर केल्विन, ठीक है। एक को किसी में कर लेना, किलो जूल को जूल में कर लेना, जूल को किलो जूल में कर लेना, पर आंसर किलो जूल में पूछा हुआ है तो जूल को किलो जूल में कर देंगे। कैलकुलेट करना है डेल्टा जी, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, बताओ इससे सिंपल क्या क्वेश्चन हो सकता है, डेल्टा जी कैलकुलेट करना है। अब एक सिंपल सी बात आप मुझे बताइए, वो कह रहा है कि रिएक्शन का नेचर भी प्रिडिक्ट करो, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, खुद से हो रही है, या एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत पड़ रही है रिएक्शन को कराने के लिए, मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो वो कह रहा है माइनस पे स्पॉन्टेनियस हाँ हो सकता है, माइनस पे नॉन स्पॉन्टेनियस तो हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव पे स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता, पॉजिटिव पे नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकता है, मतलब आंसर दो ही आएंगे, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव। अब आप एक चीज सोच सकते हैं, इसमें हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई। क्यों करना होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एच नेगेटिव नहीं दिया हुआ, अगर ये नेगेटिव होता और डेल्टा एच पॉजिटिव हो तो हमें पता है कि इसका फैक्टर तो हमेशा नेगेटिव आता, और नेगेटिव नेगेटिव तो नेगेटिव ही रहेंगे, तो डेल्टा जी नेगेटिव आता, इसलिए इसमें हमें मल्टीप्लाई करके देखना। आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच की वैल्यू पुट कर दी 49.4 और टी की वैल्यू टेम्परेचर ये पुट कर दिया, और डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया 1000 से, मतलब 10⁻³ से, ताकि ये बन जाए अब किलो जूल, ये वैल्यू किलो जूल में। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो डेल्टा जी की वैल्यू आ गई -51.4 किलो जूल। यहां से वैल्यू क्लियर पता लग रही है, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसी होगी जी, स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन विल अकर विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरवेंशन बाय इटसेल्फ। तो एज द फ्री एनर्जी चेंज, मतलब डेल्टा जी क्या है, लेस देन 0, मतलब नेगेटिव, मतलब रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस। ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 6। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट पर। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको डेल्टा जी दिया हुआ है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, अगर आपको डेल्टा जी दिया हुआ है, मेरे पास पहले इस इक्वेशन में डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इस इक्वेशन में एक वेरिएबल है डेल्टा जी, एक है डेल्टा एच, एक है डेल्टा एस और एक है टी, ठीक है जी। इन चार में से आपको 3 वैल्यू तो हर बार देना है और आपको आंसर प्रेडिक्ट करना है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, डेल्टा जी अगर पूछा है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी तो आपको डेल्टा जी की वैल्यू चाहिए। डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आपका डेल्टा एच तो नेगेटिव है, मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट रिलीज हो रही है, चाहे वो कम नेगेटिव है या ज्यादा नेगेटिव है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब हाईली एक्सोथर्मिक है या लोअर एक्सोथर्मिक है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टेम्परेचर की वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहती है। और डेल्टा एस दे दिया उसने पॉजिटिव, डेल्टा एस उसने दे दिया पॉजिटिव, मतलब एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस फैक्टर T इंटू डेल्टा एस को निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी T इंटू डेल्टा एस वो दोनों पॉजिटिव आएंगी, और आगे साइन लगा हुआ है नेगेटिव का, मतलब डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है, ठीक है जी। फिर साइन लगा हुआ माइनस, और माइनस प्लस हो जाते हैं, माइनस तो दोनों हो गए नेगेटिव, तो डेल्टा जी हमेशा कैसा आएगा जी इस केस में, नेगेटिव। मतलब अब ये कह सकते हैं, मैं आपको 4 केसेस ऑलरेडी समझा चुका हूं, आपको वो चारों केसेस माइंड में रखने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो माइंड में रखनी है वो रखनी है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर डेल्टा जी हमारा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के इक्वल है तो डेफिनेटली हम इसकी हेल्प से डेल्टा जी की मतलब रिएक्शन के नेचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम डेल्टा जी को बता सकते हैं कि डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी नेगेटिव होगा। हो सकता है वो कहते हैं कि डेल्टा जी मैं आपको बता रहा हूँ, डेल्टा एस मैं आपको बता रहा हूँ, टेम्परेचर मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बताइए कि रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। हो सकता है वो डेल्टा जी दे दे, डेल्टा एच दे दे, डेल्टा एस दे दे, टेम्परेचर पूछा हुआ है, इस तरह के हमने कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं। ये भी हो सकता है कि वो डेल्टा जी, डेल्टा एच और टी को दे दे और पूछ ले कि बताइए एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। वो कह रहा है कि एंट्रोपी इंक्रीज डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 या डेल्टा एस लेस देन 0। अगर एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि S2 माइनस S1 पॉजिटिव आना चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब फाइनल वाली ज्यादा होगी इनिशियल से। अगर वो कह रहा है कि एंट्रोपी डिक्रीज होनी चाहिए, मतलब डेल्टा एस नेगेटिव आना चाहिए, मतलब S2 माइनस S1 नेगेटिव आना चाहिए, ये तभी हो सकता है जब S1 बड़ा होगा S2 से, मतलब इनिशियल वाला ज्यादा होगा फाइनल से। ये वाली सारी बातें आपको हमेशा माइंड में रखनी है ताकि आप ये प्रेडिक्ट कर सके कि रिएक्शन का नेचर कैसा होगा अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। आप डेल्टा जी, डेल्टा एच माइनस टी, डेल्टा एस इन चीजों को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा एंड ऑफ द सेशन। और इसके अलावा मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बता देता हूँ जो कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से रिलेटेड है। एक बार मैं क्विकली रिकैप कर देता हूँ जो जो हमने आज किया। हमने किया डेल्टा जी,
अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस अगर डेल्टा जी सिस्टम का और डेल्टा एस यूनिवर्स का, डेल्टा एस अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, जल्दी से बताइए। तो डिपेंड करता है देखो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पे, डेल्टा एच वाला एक फैक्टर भी आता है, ठीक है, पर जनरली हम क्या कह देते हैं, डेल्टा एच जो डेल्टा एस है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर की वैल्यू पे, ठीक है। तो डेल्टा एस अगर लेस देन 0 है तो जनरली हमने जो बात की थी मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्या थी, जनरली जो हमने बात की थी, एक सेकेंड दीजिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ डेल्टा एस के बारे में, ठीक है। वो थी कुछ इस तरीके से, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो जनरल यहाँ पे बात थी डेल्टा एस के बारे में वो ये थी कि अगर डेल्टा एस हमारा ज़्यादा है 0 से, मतलब पॉजिटिव है, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा एस अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। तो प्रोसेस कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसी बारे में तो हम बात कर रहे हैं अभी। हम क्या बात कर रहे हैं कि डेल्टा एस अगर हमारा लेस देन 0 है तो आपको पता है, और डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 तो उस तरीके से अब मैंने अभी आपको बता दिया है। फिर आता है डेल्टा एच, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक, डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो इनके बेस पर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस इक्वेशन का यूज करके, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पे टेम्परेचर ना वेरी करेगा, टेम्परेचर लो भी हो सकता है, टेम्परेचर मॉडरेट भी हो सकता है, टेम्परेचर हाई भी हो सकता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर वेरी करेगा कि सभी टेम्परेचर्स पर एक्सोथर्मिक होगी, सभी टेम्परेचर्स पर एंडोथर्मिक होगी, या कुछ पे एक्सोथर्मिक होगी, या लो पर एंडोथर्मिक मतलब स्पॉन्टेनियस होगी, या हाई पे स्पॉन्टेनियस होगी। किस बात पे वेरी करेगा, टेम्परेचर की वैल्यू भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी कि लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस आ रही है, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है, इस तरीके से सारी चीजों को यहाँ पे पुट करना है। बस ध्यान क्या रखना है, अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, अगर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो ये आज की क्लास के बारे में, जिसमें मैंने आपको डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस और टी की एक रिलेशनशिप पढ़ाई जो थी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, जिसको हम कह देते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है एवरीवन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच। और आपके लिए थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको फॉर्मूलेज को एक बार क्विकली पढ़ते रहना है और उनके कॉन्सेप्ट्स बेस क्वेश्चंस लगाते रहने हैं। अप्रोच अच्छी होनी चाहिए ताकि क्वेश्चन में टाइम ना लग के आंसर आ जाए, ठीक है। सो ओके, थैंक यू।